अंबेडकरवादी आंदोलन उस दौर से इस दौर तक। जय भीम। अंबेडकरवादी आंदोलन उस दौर से इस दौर तक, आपका स्वागत। आज कार्यक्रम के जरिए आपसे मैं ऐसे योद्धा से जोड़ रहा हूं जिसे मैं कलम का योद्धा कहता हूं। ये कलम उठी तो उन मुद्दों के साथ जिन मुद्दों को आवाज़ देनी थी, और तब तक उठकर लड़ती रही जब तक वो मुद्दा न्याय की प्रक्रिया में शामिल न हुआ। मैं बड़ी जिम्मेदारी से उस कलम को आवाज़ दे रहा हूँ जिसने ताउम्र उस कलम को अपने हाथों में, अपनी उंगलियों में थामे रखा और तब तक लड़ता रहा जब तक वो मुद्दा, वो समस्या, वो अन्याय, वो अत्याचार न्याय की प्रक्रिया में शामिल न हुआ। मैं आपसे परिचित कर रहा हूँ उस शख्स को जो बिल्कुल परिचय का मोहताज नहीं है। अंबेडकरवादी पत्रकारिता की नींव जिन्होंने रखी, वे ज्येष्ठ अंबेडकरवादी पत्रकार प्रोफेसर रणजीत मेश्राम सर से। सर, जय भीम। जय भीम। कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, और वो भी अंबेडकरवादी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, मैं आपका स्वागत करता हूं और यहीं से शुरुआत कर रहा हूं कि आपने पत्रकारिता का वो दौर भी देखा है, आप पत्रकारिता का ये दौर भी देख रहे हैं। आपने अंबेडकरवादी आंदोलन का वो दौर भी देखा है, आप अंबेडकरवादी आंदोलन का ये दौर भी देख रहे हैं। इस वक्त आप इस आंदोलन की समीक्षा कैसे करेंगे? किसी भी आंदोलन की समीक्षा जी, उस नज़रिए से हम करते हैं कि प्राप्त परिस्थिति में उस आंदोलन की स्थिति क्या है। आज के दौर की पत्रकारिता का मूल्यांकन करते वक्त में आज के आंदोलन की स्थिति उतनी आनंददायी नहीं है जो पिछले दौर में थी। इसको कितने दशक पीछे जाएंगे आप इसके लिए? 3-4 दशक तो अपन जा सकते हैं। मतलब 1990 से पहले का एक वक्त कहेंगे आप? उसके भी पहले, मतलब 1980 से पहले का? उसके भी पहले, 70 से पहले। अच्छा, मतलब जहाँ अंबेडकरवादी आंदोलन में भूमिहीनों का आंदोलन आता है। हाँ जी। कि अंबेडकरी आंदोलन का मूल्यांकन करते वक्त जी जिस शब्द का आपने उच्चारण किया, जी भूमिहीन मजदूरों का आंदोलन, जी जी वो जो 1964 का दौर था, जी हाँ। तो किसी भी आंदोलन का सुवर्णकाल ये शब्द उतना योजित नहीं है, तो भी आज की स्थिति का मूल्यांकन करते वक्त में जी उस आंदोलन को मैं सुवर्णकाल ही कहूँगा, क्योंकि वो आंदोलन किसी एक जाति से संबंधित नहीं था, वो पीड़ा से संबंधित था। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, और उस आंदोलन में बाबा साहब के स्वप्न पूर्ति की झलक थी। जी बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन का जो रास्ता या जो नक्शा खींचा था, जी हाँ, जी हाँ। उसकी बीज, उसका एक चित्रांकन उस आंदोलन में दिखता है। 4 लाख लोग जो पूरी व्यवस्था से पड़े हैं, जी जो किसी एक जाति से नहीं है, महार है, मांग है, चमार है, कुनबी है, माली है, सारे वो जो व्यवस्था ने जिनको अंधेरे में ढकेल दिया था, वो सारे वर्ग। मराठी का एक ये था कि कसेल त्याची जमीन, जो कसेगा उसकी ज़मीन। तो अंबेडकरी आंदोलन ने पूछा था, जिसके पास नहीं है उसका क्या? और बड़ा जायज़ सवाल था। हाँ, नसेल त्याचं काय, जिसके पास नहीं है उसका क्या? और वो जिसके पास नहीं था, ऐसा वर्ग बहुत था। और यही बीज सामाजिक विषमता से और आर्थिक विषमता का एक पहिया था। जी। और वो सारे लोग उस आंदोलन में स्वयं स्फूर्ति से सहभागी थे।
मतलब इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कहें कि ये एक मानवतावादी आंदोलन की नींव थी। मानवतावादी नहीं, हाँ। एक वैचारिक आंदोलन से जुड़ा हुआ आंदोलन था। अच्छा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो करारा सवाल पूछा था जी। कि मैं डेमोक्रेसी की डेफिनेशन करते वक्त में, मैं लोकशाही की परिभाषा करते वक्त में जी। जिन जिन व्याख्याओं की जो मान्यता है, जैसे उन्होंने अब्राहम लिंकन की भी व्याख्या को उतने मन से पसंद नहीं किए थे। जी। और जब उन्होंने बोला कि मैं अंतःकरण से लोकशाही की व्याख्या वो मानता हूँ कि बिना खून का बूंद गिरे लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में अभूतपूर्व क्रांति जो शासन पद्धति लाएगी, वो लोकतंत्र है। हाँ, वो लोकतंत्र है जी। और वो लोकतंत्र की झलक वहाँ थी कि हमें जो राज्य शासन आया है वो स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, वो सामाजिक विषमता और आर्थिक विषमता दोनों के ओर उंगली बताता था। उसमें जाति न्याय नहीं था, व्यवस्था न्याय था। जी, और जी, जी। व्यवस्था बदलना चाहिए, ये बाबा साहब का सपना था। अब ये इसी बात को हम लोग थोड़ा सा यहाँ जोड़ते हैं। आज 51 साल का वक्त हो गया और अभी भूमि अधिग्रहण बिल भारत सरकार ने रखा है। हाँ, तो इस पर भी अम्बेडकरवादियों की वो प्रतिक्रिया नहीं आ पा रही है। तो वही तो दुख है, वही तो क्लेश है। जी। जो राजेंद्र भाई आपने जो सवाल पूछा, इसी से तो हमारा अंतःकरण तड़पता है कि ये अम्बेडकरी आंदोलन, ये जो पुतले, नाम, भावनिकता के खाई में जो रोंदा जा रहा है, जी। अम्बेडकरी आंदोलन का एक वो अंश हो सकता है। अम्बेडकरी आंदोलन की जो पहले वक्त में आपने जो उंगली वहाँ रखी है, जी। वो है अम्बेडकरी आंदोलन का सही दर्शन, सही दिग्दर्शन, सही दिशा। भूमि अधिग्रहण बिल में अगर अम्बेडकरवादियों ने उतनी ही ताकत से अगर वो विषमता के विरुद्ध में आंदोलन अगर है या विषमता के हटाने के लिए अगर वो डिमांड है, तो वहाँ जाना चाहिए। निश्चित। आपको क्या लगता है कि ये नहीं जुड़ना, मतलब उस वक्त आंदोलन इतनी मजबूती के साथ खड़ा हो जाना और भूमिहीनों का आंदोलन, मतलब हम उस वक्त का जो इतिहास पढ़ते हैं, उस वक्त मैं तो नहीं था लेकिन उस इतिहास को जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मुझे उस इतिहास से ये जानकारी मिलती है कि उस वक्त आंदोलनकारियों को रखने के लिए तक जगह नहीं थी और सरकार को उन आंदोलनकारियों को पंचायत समिति के कार्यालयों में, ज़िला पंचायतों के कार्यालयों में, स्कूलों में जेल कम पड़ गए थे। तो ये स्थिति जो बना पाए, वो स्थिति आज कहीं नज़र नहीं आती। इसके पीछे आपको क्या लगता है? क्योंकि आप दोनों सेगमेंट में रहे, एक तो आप पत्रकारिता के भी सेगमेंट में रहे और दूसरी बात एक कार्यकर्ता के रूप में भी आप लड़ते रहे। दोनों का अनुभव आपके पास है। आंदोलन को एक वैचारिकता भी चाहिए और विश्वासार्हता भी चाहिए जी। और क्रेडिबिलिटी ये अधिक मूल्य रखती है। उस वक्त के उन नेताओं में वो क्रेडिबिलिटी थी और बाबा साहब ने वो पिरोए था। बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन पर या बाबा साहब की कार्य प्रणाली पर वैसी टीका नहीं हुई। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिशा दिखाई थी, जी जी, वो दिशा के निहित ये आंदोलन, पहले रिपब्लिकन पार्टी के सारे आंदोलन झोपड़पट्टी के ही आंदोलन थे। पहले रिपब्लिकन पार्टी के आंदोलन शिष्यवृत्ति से संबंधित थे। पहले रिपब्लिकन पार्टी के आंदोलन ये हक की लड़ाई लड़ते थे। रिपब्लिकन पार्टी के आंदोलन या रिपब्लिकन पार्टी के होने के पहले के आंदोलन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के आंदोलन, या बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पहली पार्टी निकाला था, स्वतंत्र मजदूर पार्टी, हाँ, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जी जी, वो भी एक चमत्कार था कि अगस्त 1936 में उन्होंने पार्टी निकाला। 15 अगस्त,
15 अगस्त 1936 में, और फरवरी 1937 में चुनाव हो गए। 6-7 महीने के भीतर में वो 17 लोगों को उन्होंने खड़ा किया स्वयं के साथ, खुद बाबा साहब भी खड़े थे, और 14 लोग चुन के आए थे, उसमें बाबा साहब भी चुन के आए थे। कभी कभी ऐसा बोला जाता राजेंद्र भैया कि बाबा साहब कभी चुन के नहीं आए, तो ये भी एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल है कि क्या है मालूम नहीं। बाबा साहब ने ज़िंदगी में पहला ही चुनाव लड़ा, वो जीता था और करारी बहुमत से जीता था। उस इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी में केवल आज का दलित वर्ग जिसको महार कहते उतने ही नहीं थे, नहीं नहीं नहीं, फिर सभी जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व था उसमें। उसी वक्त में बहुजन समाज का चित्र उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी में ही खींचा था, और 2 ही शत्रु ये बोले, एक तो ब्राह्मणवाद है और एक भांडलवाद है। तो ब्राह्मणवाद का प्रतीक जो लोग करते हैं उनके भी तरफ उन्होंने बोला, और जो भांडवलवाद का जो प्रतीक है उसमें कांग्रेस को भी खींचा था जी। और कांग्रेस को तो ये कहते थे कि ये भांडवलवाद और ब्राह्मणवाद दोनों का प्रतीक है। तो इस देश का जो किसान है, शेतकरी है, शेतमजूर है, गांव का है, शहर का कामगार है, आम आदमी है, जो आज केजरीवाल आम आदमी बोलता है, ये आम आदमी के आंदोलन के पहली नींव इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के रूप में बाबा साहब ने रखा था। मुझे ठीक से याद है कि उस दौर का सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार जो था जी, उन्होंने एडिटोरियल में लिखा था कि B.R. अम्बेडकर के नाम का एक भूचाल राजकारण के चित्र में आ रहा है। जिस तेज़ी से इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बढ़ रही है, शायद वो कांग्रेस को और उस दौर के राजकीय पक्षों को बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। मित्र, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का अस्तित्व केवल 5-6 साल रहा। इस पर जो शोध होना चाहिए वो क्यों नहीं हुआ, ये आज की पीढ़ी ने ये दर्द ढूंढना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपने आपके दौर में और आपके कलम से इन चीज़ों को कहाँ कहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की? क्योंकि एक अम्बेडकरवादी पत्रकार के रूप में आपकी भूमिका बहुत बड़ी रही है। तो मुझे यही तो लगता है ना जी, कि जो विश्वासार्हता चाहिए किसी भी आंदोलन को, केवल चुनावी प्रक्रिया जीतने का नहीं, जो प्रश्न आपने खड़ा किया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के रूप में, तो इसको आपने पहुंचाने की कोशिश तो की होगी ना उस वक्त। लेकिन वो जो बात है जी, दूसरे ऐसे सवाल आते रहे, क्योंकि 1936 को क्योंकि फिर उसके बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी आ गया। तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन निर्माण करने को बाबा साहब मजबूर हुए। बाबा साहब अम्बेडकर जी को इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी वाइंड अप करने को मजबूर किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने सारी लड़ाइयाँ जीती ही ऐसा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के 65 साल के उम्र में उनको भी करारी चोट पहुंचाने वाले पराभव आए हैं। एक पराभव हुआ था पूना करार में सही करते वक्त में, वो उनके मन के खिलाफ था, वो उनको पसंद नहीं थी। लेकिन जो योद्धा होता है, जो कर्णधार होता है, जिसको सामने में कुछ करने की एक इच्छा शक्ति होती है, वो कभी कभी एक कदम पीछे भी आ जाता है। उसके पहले उनको इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी वाइंड अप करने को मजबूर होना पड़ा। क्यों? कि जब 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स और उसके साथी जब आए थे, और अंग्रेज सरकार ने ये सोच लिया था कि कुछ दिन तक के हम अभी भारत पर राज नहीं कर सकते,
हमें अपना राजपाट यहाँ के स्थानीय लोगों को देना पड़ेगा। बाबा साहब ने दलितों का एक तीसरा अस्तित्व खड़ा किया था। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर ने इंग्लैंड के ये मान्य किया था कि शेयरिंग जो होगी, ये शेयरिंग कांग्रेस, मुस्लिम लीग और शेड्यूल कास्ट इन लोगों के बीच में होगी। उन्होंने कम्युनल अवार्ड मान्य किया था। उन्होंने स्वतंत्र मतदार संघ की डिमांड को जायज़ बताया था। उसके खिलाफ महात्मा गांधी ने ओपोजिशन करके उस डिमांड को हल्की कर दिया और ये हमारे पीछे पॉलिटिकल रिजर्वेशन लगा दिया। ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन से बाबा साहब का कोई लेन देना नहीं है। उसी दौर में स्टैफर्ड क्रिप्स जब आया तो स्टैफर्ड क्रिप्स 1942 में जी। तो उन्होंने महात्मा गांधी से लेके तो बैरिस्टर सावरकर और बैरिस्टर जीना तक सबसे मुलाकात ली है, लेकिन बाबा साहब से मुलाकात ली नहीं। अच्छा। बाबा साहब उस वक्त में ही वॉज ट्रू लीडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। बाबा साहब ने क्रिप्स को कहा कि मैं इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का नुमाइंदा हूँ और आप राज सत्ता भारत के लोगों के हाथ में सौंप रहे हैं और आप मुझे मिलने का समय नहीं दे रहे। आखिर में अंत में 10वें दिन उसने बोला समय दिया तो क्रिप्स ने बाबा साहब का अपमान किया। बाबा साहब को कहे देखिए, आप भारत के दलितों के शेयरिंग की बात मत करिए, बिकॉज यू आर लीडर ऑफ इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। जब आप स्वतंत्र मजदूर पक्ष के नेता हो तो आप केवल मजदूरों की बात कहिए। आपके मजदूरों को क्या शेयरिंग चाहिए, सत्ता में आपका हिस्सा क्या हो, ये बात कहिए। आप दलित वर्ग की बात नहीं मत कहिए, क्यों कि आप दलित वर्ग के व्यासपीठ से आए नहीं हो। आपको अगर दलित के हक की डिमांड करना होगा तो आपको दलित व्यासपीठ से आना होगा। नाउ आप इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के नेता हो। और बाबा साहब वहाँ से आने के बाद में इतने परेशान हो गए और उन्होंने 1942 में ही इसी नागपुर में कॉन्फ्रेंस बुलाया कि मैं क्या करूं। एक तरफ अंग्रेज सरकार ये बोल रही है कि आप इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के तहत आप शेयरिंग की डिमांड नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ मैं अग्रक्रम में दलितों का हक मिलना चाहिए ऐसा सोचता हूँ। तब अधिकतर इंडिपेंडेंट पार्टी के नेताओं ने डिमांड किया कि बाबा साहब आप पहले दलितों के हक की लड़ाई लड़े। राजेंद्र भाई, बाबा साहब के साथ जो दलितेतर समाज था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी में, वो वहाँ से छट गया और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को प्रिय होने के बावजूद दिल पर पत्थर रख के बाबा साहब को 6 साल के भीतर ही उसको वाइंड अप करके शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का निर्माण किया गया, करना पड़ा। ये पूरी जो घटना है जिसमें कि बाबा साहब का आंदोलन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के नाम से खड़ा तो होता है, हाँ। फिर उसको शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में बदल दिया जाता है। उसके बाद लेकिन बाबा साहब जब आरपीआई के निर्माण की ओर सोचते हैं और आरपीआई का एक ढांचा भी बनाते हैं कि ये मैं इस तरह से, मेरा जो पॉलिटिकल पार्टी होगा वो इस तरह से काम करेगा, और रिपब्लिकन पार्टी का हिस्सा, रिपब्लिकन पार्टी का निर्माण बाबा साहब तो नहीं कर पाए, सिर्फ उसका एक ढांचा बनाया उन्होंने। लेकिन उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी का एक हिस्सा बनकर आप भी काम करते रहे। आपको क्या लगता है बाबा साहब की वो संकल्पनाएं जो उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के साथ जोड़ी, वो संकल्पना जो उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के साथ जोड़ी, वो आरपीआई में काम करते हुए आपने कितनी खरा उतरते देखी? आरपीआई में काम करने वाले उस वक्त के लोग अच्छे तो थे, लेकिन जो बाबा साहब की सोच थी वो सोच के अनुसार उनकी काम करने की जिसको स्टाइल कहेंगे, शैली कहेंगे,
या उनको नहीं जम पाया। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना दीक्षा भूमि पर नहीं करना था। अच्छा, क्या वजह है इसकी? उसके कुछ महीने पहले उस दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म का बाबा साहब ने धम्म ग्रहण किया था जी। और वो एक अंतर्राष्ट्रीय घटना हो गई थी। अब वो केवल मैदान नहीं रहा था, वो एक दीक्षा भूमि है। वो दीक्षा भूमि बन गई थी जी। और सभी वर्ग के दलितों ने दीक्षा लिए नहीं था। जो बाबा साहब के दुर्भाग्य से बाबा साहब के जाति से संबंधित जो लोग थे वही अधिकांश लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। उसके बाद फिर उन्होंने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मुंबई वो जगह दीक्षा का कार्यक्रम होके फिर वो दलितों का धर्मांतरण होने वाला था। लेकिन 2.5-3 महीने ही एक बहुत बड़ा आघात हो गया और बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हो गया। अब बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण होने के पहले 30 सितंबर 1956 को दिल्ली में उन्होंने अपने लोगों से वार्तालाप करके बोला था कि देखो, मैं 15 दिन के बाद में नागपुर में दीक्षा ग्रहण कर रहा हूँ और मैं दीक्षा ग्रहण कर रहा हूँ और आज आप सभी लोग शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोग हो। ये एक प्रकार से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है। उस वक्त का प्रिय शब्द था CEC। हर एक सामान्य से सामान्य, हमारे जैसे युवक भी बोलता था CEC का मेंबर होना बोले तो खासदार बने जैसा लगता था उस वक्त। हाँ, रिपब्लिकन पार्टी के CEC का मेंबर बोले तो उसकी बहुत प्रतिष्ठा रहती थी। जी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर, अरे बाप रे, सारे कारपोरेटर, सारे आमदार उसको जय भीम किए बिना या विनम्र नमस्कार किए बिना सामने जाते नहीं थे। तो ये बोले CEC की मीटिंग है, मैं 15 दिन के बाद में 14 अक्टूबर को वहाँ दीक्षा ले रहा हूँ और उसके बाद में रिपब्लिकन पार्टी का स्थापना करूँगा। और अभी रिपब्लिकन पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के रूप में नहीं रहेगी, ये आम लोगों की पार्टी होगी। ये आम लोगों की पार्टी सामाजिक और आर्थिक विषमता के खिलाफ लड़ेगी। एक तरफ दलित वर्ग बौद्ध धर्म का ग्रहण करेंगे, वो अपने जीवन में एक नया आनंद की अनुभूति लेंगे। एक खिड़की मैंने ऐसे खोल दी। और दूसरी, तुम्हारे हकों की लड़ाई का एक रास्ता जो आपने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से जो जाति बंदिस्त हो गया जी। है उसको आम आदमी के दुखों से जोड़ के, मतलब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वहाँ डिसॉल्व नहीं हुआ? हो गया ऐसा वहाँ पर। हाँ, उन्होंने तो मान्य किया वहाँ पर। अच्छा सर, यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मित्रों, इस समय हम लोग ये जो बातचीत कर रहे हैं ज्येष्ठ अम्बेडकरवादी पत्रकार, जिन्होंने अम्बेडकरवादी पत्रकारिता की नहीं बल्कि परिवर्तनवादी पत्रकारिता जो कि मुद्दों के साथ खड़ी होती है और मुद्दों को न्याय की प्रक्रिया में पहुंचाती है, उस प्रक्रिया की नींव डाली। और वो आदर्श, जो आदर्श मूक नायक से खड़ा होता है, प्रबुद्ध भारत तक चलता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के महान आदर्शों के साथ, उसी ज्येष्ठ पत्रकार से ये बातचीत हो रही है। आपसे जोड़ते एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि दलित पैंथर के निर्माण से ज़्यादा पार्टी आहत हुई। मतलब जिसमें आप नहीं, मैं क्या बोल रहा था कि दलित पैंथर, एक तरफ एक आइडियल आपने ध्वस्त कर दिया और दूसरी तरफ नया आइडियल खड़ा नहीं किया। अंबेडकरवादी आंदोलन उस दौर से इस दौर तक। अंबेडकरवादी आंदोलन उस दौर से इस दौर तक कार्यक्रम में पुनः एक बार आपका स्वागत है। इस समय हम लोग बातचीत कर रहे हैं ज्येष्ठ अंबेडकरवादी पत्रकार प्रोफेसर रंजीत मेश्राम सर से। इस अंतराल में जाने से पहले हम मेश्राम सर से ये शेयरिंग ले रहे थे कि रिपब्लिकन पार्टी का निर्माण होना और वो भी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का, वो CEC का मीटिंग और उससे पहले इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का डिसॉल्व होना, और उसके भी बीच एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मेश्राम सर के वक्तव्य से आ रही है वो ये है कि रिपब्लिकन पार्टी ये मूल रूप से एक राजनीतिक आंदोलन है और राजनीतिक आंदोलन को दीक्षा भूमि जैसी कल्चरल भूमि से
शुरुआत करना ये शायद उनको ठीक नहीं लग रहा था। इसको थोड़ा विस्तार से जानेंगे। सर, आपका जैसा मानना था कि रिपब्लिकन पार्टी का निर्माण तो हो रहा है, बाबा साहब कह रहे हैं कि अब ये किसी एक जाति वर्ग की पार्टी नहीं, बल्कि ये भारत के उस आम आवाम की पार्टी है जो दबा है, कुचला है, और जिस हर एक व्यक्ति को भारत में वो प्रतिनिधित्व देना है और भारत के विकास में वो अपनी सहभागिता भी देना है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो आपने कहा कि इसे कल्चरल भूमि से, सांस्कृतिक भूमि से इस राजनीतिक पार्टी का निर्माण नहीं होना चाहिए था, क्यों ऐसा लग रहा है आपको? वो आज लगता है। अच्छा, मतलब इतने सालों के इस आकलन के बाद आज इसलिए लगता है कि इस आंदोलन की जो वैचारिक क्षमता जो है जी या सोचने समझने की क्षमता, जी हाँ, इसको बाजू में रख के किसी भी आंदोलन को, हम्म, ये केवल लोगों के सर गिनने वाला आंदोलन नहीं था, जी या ये केवल लोगों की संख्या का आंदोलन नहीं था, ये सोच का आंदोलन था। और सोच के आंदोलन का ऐसा होता है कि किसी भी प्रकार का सामाजिक परिवर्तन ये तब स्थायित्व प्राप्त करता है जब वो मानसिक परिवर्तन की प्रक्रिया से जाता है। अच्छा, पहले मानसिक परिवर्तन अगर हो जाए तो सामाजिक परिवर्तन करना बहुत सुलभ होता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये स्वयं बाबा साहब को भी बहुत पसंद थी। तो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा के पहले जी लोगों के मानसिकता को 36 साल तक उन्होंने बोया, जी, उसको तैयार किया। हाँ, तैयार किया। और किसी भी भूमि से अगर कोई प्राप्ति करना है तो पहले तो उसको उपजाऊ तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और बिना उपजाऊ करे, बिना उसको या मतलब ज़मीन तैयार भी ना हो, कुछ भी ना करे जी, उसमें तो, हल बखर चले तो, हाँ, तो मानसिक प्रक्रिया उस वक्त में सारे दलितों का बौद्ध धर्म ग्रहण का बाबा साहब की जाति को छोड़कर उतनी स्वीकृति नहीं हुई थी। रिपब्लिकन अम्बेडकरी आंदोलन राजकीय आंदोलन के प्रति हुई थी जी, उसका दर्शन 1964 के भूमिहीन आंदोलन में उसका हुआ था। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के आंदोलन में भी काफ़ी मात्रा में दिख रहा था, लेकिन वो शेड्यूल कास्ट से सीमित होने के कारण इतर जातीय वर्ग उतना नहीं होगा, लेकिन एक भारतवर्ष में उसको एक एक्सेप्टेंस मिला था जी। फिर दक्षिण से लेके तो पंजाब तक। आपको ताजुब लगेगा, रिपब्लिकन पार्टी की पहली राज्य मान्यता पंजाब में थी। दलितों का सबसे अधिक संख्या पश्चिम बंगाल में है, दूसरे क्रमांक पर पंजाब है, तीसरे क्रमांक पर उत्तर प्रदेश है, उसके चौथे क्रमांक पर महाराष्ट्र है। पहले तो दलितों के जागृति की चेतना पंजाब में हुई थी जी। पंजाब से भी बाली साहब से लेके तो बाकी जो लगाया है ये पंजाब से काफ़ी थी। आज वहाँ उतना नहीं रहा, दक्षिण से थी। मंडल साहब का आंदोलन, जिन्होंने बाबा साहब को संविधान सभा में भेजने का जो प्रयास किया, बंगाल से आता, वो तो बंगाल से थे जी। बंगाल में भी अम्बेडकरी आंदोलन की एक्सेप्टेंस की एक अच्छी भूमि थी। लेकिन हुआ क्या, अब एक ही वक्त में बाबा साहब की सारी बातें करनी होगी। उन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया और सारी बातें मेरे पास में है, डरने का कोई सवाल नहीं होता। और किसी ने सोचा भी नहीं कि 6 दिसंबर में ये दीक्षा लेंगे, 14 अक्टूबर को दीक्षा लेंगे और 6 दिसंबर में इनका महापरिनिर्वाण होगा, ऐसा तो किसी ने सोचा नहीं। अभी आघात से तो बड़ी भारी क्षति हुई है। अब सवाल ऐसा होता है कि दीक्षा भूमि पर जो लाखों लोग आए, ये रिस्पांस इतना बड़ा था और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वो घटना थी। अब रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना तो करनी थी। बाबा साहब ने 30 सितंबर
1956 की दिल्ली की सीईसी में तो बोला था जी कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को आपको वाइंड अप करना पड़ेगा और रिपब्लिकन पार्टी का नीला झंडा होगा, रिपब्लिकन पार्टी का हाथी चिन्ह होगा, रिपब्लिकन पार्टी का मैनिफेस्टो ऐसा होगा जिसको उन्होंने जाहिर पत्र बोला था और उसका एक सेनापति का अपने आप से उन्होंने खींचा था। ये इस प्रकार की रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना रहेगी। रिपब्लिकन पार्टी का सदस्य कौन बनेगा वो भी सब किया था उन्होंने, और उन्होंने प्रतीक के रूप में नीला झंडा क्यों रहेगा ये भी उन्होंने लिखा था खुद, वो रिटर्न मैटर में था, और हाथी चिन्ह क्यों लेना चाहिए ये भी उन्होंने रिटर्न मैटर में था। अब तत्कालीन नेताओं ने, राजेंद्र भाई, ऐसा हो गया कि उनको लगा कि इतना रिस्पॉन्स यहाँ मिला है तो शायद उस वक्त में उनको भूल नहीं लगी, लेकिन उन्होंने उसी मैदान पर, जो मैदान नहीं था अभी, वो दीक्षा भूमि हुई थी, वो धम्म क्रांति की एक जगह हो गई थी, वही उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की। और उस रिपब्लिकन पार्टी के स्थापना को भी लाखों की उपस्थिति थी। अच्छा, इसमें बुरा क्या हो गया? संदेश ऐसा गया है कि ये नवदीक्षित बौद्धों की ही पॉलिटिकल पार्टी है। अच्छा, संदेश ऐसा गया जो किसी ने सोचा नहीं। फिर उस वक्त में रिपब्लिकन पार्टी के जहाँ भी प्रोग्राम होते थे, हाँ हाँ, जहाँ भी प्रोग्राम होते थे, या रिपब्लिकन पार्टी की जहाँ भी जाहिर सभा होती थी, मुझे याद है कमल टाकी चौक, जो आवड़े चौक के नाम से जानते हैं, वो उसका प्रमुख केंद्र था। तो जो पेंडाल लगता था, तो पेंडाल के दर्शनी जो दो पिलर होते हैं लकड़ी के, जी, एक तरफ बाबा साहब का फोटो लगा रहता था और एक तरफ भगवान बुद्ध का फोटो लगा रहता था। रिपब्लिकन पार्टी के जाहिर सभा में रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना के कई वर्ष तक भगवान बुद्ध और बाबा साहब का दोनों का फोटो लगता था। इससे संदेश ऐसा गया कि ये बौद्धों की पार्टी है। उसमें पहले तो मजा आ गया, बौद्ध तो एक हो गए, लेकिन जो बौद्ध नहीं थे या नहीं हुए, या मतलब अन्य समुदायों के लोग जो इसके साथ नहीं जुड़े, हाँ, वो इसका हिस्सा नहीं बन पाए। नहीं बन पाए। अच्छा, लेकिन एक बात दूसरी सर मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये तो हो गई एक बात कि इसमें बौद्ध समुदायों से जुड़े हुए लोग इसका हिस्सा बने ज़रूर। हाँ, जरूर बने, लेकिन फिर पहले तो 100% थे, लेकिन फिर इसमें भी बहुत सारे जिसको कहें हम कि गुट बनते चले गए रिपब्लिकन पार्टी में, जो इस वक्त तक हम देखते हैं कि बहुत सारे गुटों में एक बड़ा बिखराव इसमें देखते हैं। तो फिर वो क्या फोटो तक सीमित रहे? नहीं, गुट थे, हाँ, लेकिन कई साल तक थे, वो अंतर्गत थे। अच्छा, लेकिन अब जो हम देखते हैं, पहले हर एक गट वालों ने पार्टियां नहीं निकाले थे। अच्छा, वो अंतर्गत गट थे, मतलब पार्टी एक ही थी। पार्टी एक ही थी, अंतर्गत गट थे। अच्छा, और अंतर्गत गट से वो उनका चलता था। तो अब पॉलिटिकल पार्टी बोले तो ये तो गठबाजी रहेगी, लेकिन वो गट के साथ साथ वो अपनी पार्टी निर्माण करने का जब सिलसिला शुरू हुआ, वहाँ से क्लेश का प्रवास प्रारंभ हुआ। और फिर अब बोलना नहीं चाहिए, क्या इसे हम अम्बेडकरवादी राजनीतिक आंदोलन का बहुत बुरा दौर कहें? उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि दलित पैंथर के निर्माण से ज़्यादा पार्टी आहत हुई। अच्छा, अब मैं ऐसा अगर आज कहूँ तो जो आज दलित पैंथर के आंदोलन से आकर बहुत सम्मानित हुए जी, या दलित पैंथर के आंदोलन से आने के बाद बहुत बड़े क्रांतिकारक हुए, वो उन्हें थोड़ा बुरा भी लग सकता है। वो बुरा भी लग सकता है। जो अक्षर साहित्य के बहुत बड़े बड़े सम्राट बन गए जी, उन्होंने जो रिपब्लिकन पार्टी को आहत पहुंचाया या क्षति पहुंचाई वो ज़्यादा रही, क्योंकि एक पूरा तरुण वर्ग, ये मानता हूँ मैं, ये ज़रूर मानता हूँ कि रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं में मर्यादा थी,
रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं में वो कद्दावरता आना चाहिए उतनी शायद नहीं थी, लेकिन कड़वापन जरूर था। जी। वो एंटी कांग्रेस जरूर थे। पूरा समाज उस वक्त में वैसा था। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं कि छोटे छोटे तबके के लोग रिपब्लिकन पार्टी के प्रोसेस से अपन बड़ा बन सकते थे। कोई रिक्शा चालक सपना देखता था कि मैं कारपोरेटर बन सकता हूँ, बनता था। कोई मिल में काम करने वाला सोचता था कि मैं बस्ती का कारपोरेटर बनना चाहिए, बनता था। वार्ड कमेटी का अध्यक्ष बनना बोले तो कारपोरेटर से बड़ा आदमी बनने जैसा होता था। कोई पान टपरी वाला सोचे कि मैं अभी लीडर बनूंगा, बनता था। ये प्रोसेस थी। कोई सारे वकील जैसे नेता बनते, उससे ज़्यादा अर्जनवीज नेता बनते थे। अच्छा। हाँ, अर्जनवीज जो लोग हैं वो तो ज़्यादा नेता थे। तो ये जो आम आदमी के पार्टी की हिस्सेदारी की जो प्रोसेस थी वो थी, और उसमें तरुणों का जो घटक है वो रिपब्लिकन स्टूडेंट फेडरेशन से संबंधित था। रिपब्लिकन स्टूडेंट फेडरेशन का अध्यक्ष बनना ये बहुत बड़ी बात थी। जिस स्कूल में ये वार्तालाप चल रहा है, ये SCS गर्ल्स हाई स्कूल में रिपब्लिकन स्टूडेंट फेडरेशन का चुनाव होता था। रात भर काउंटिंग होती थी। मैं स्वयं 2 बार रिपब्लिकन स्टूडेंट फेडरेशन का अध्यक्ष रहा हूँ। मान्यवर डॉक्टर भाऊ लोखंडे, जिनकी आप साक्षात्कार लेने जा रहे हैं अभी, वो रिपब्लिकन स्टूडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष रहे हैं। एडवोकेट सूर्यकांत डोंगरे अध्यक्ष रहे हैं। ताराचंद्र खांडेकर, अशोक गोड़घाटे, ये सब रिपब्लिकन स्टूडेंट फेडरेशन से संबंधित रहते थे। रिपब्लिकन स्टूडेंट फेडरेशन में विद्यार्थी यानी गर्ल स्टूडेंट्स का भी उतना ही था। अच्छा, लेकिन आपके उस दौर के बाद, मतलब जिसमें आप नहीं, मैं क्या बोल रहा था कि दलित पैंथर जब 1972 को निर्माण हुई जी, 1972 में दलित पैंथर निर्माण होने के बाद दलित पैंथर ने रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व को सामाजिक धारणा से जो गिराया, रिपब्लिकन पार्टी को अपराधी के कटड़े में खड़ा कर दिया और हम आपके तारनहार हैं, ये जो अपनी प्रतिमा निर्माण किया और एक तरुणों की ताकत निर्माण होके 2 साल में ही जो खलाश हो गई। एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी को धराशायी किए और दूसरी तरफ इस आम्बेडकरी आंदोलन को उन्होंने अपने इस आम्बेडकरी आंदोलन को नेतृत्व भी नहीं दिया। अच्छा, मतलब ये दोनों तरफ से क्षति हो गई। मुझे ये बताइए कि रिपब्लिकन पार्टी में मैं भी युवा था। मुझे भी 4 बार उत्तर नागपुर का विधानसभा का अगर टिकट नहीं दिया, मैं मानता हूँ मेरे पर अन्याय हुआ, लेकिन मैं पार्टी को छोड़ा नहीं। रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने सब पर ही न्याय दिया होगा ऐसा नहीं है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी का जिंदा होना ये आम्बेडकरी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। ये वक्त था कि रिपब्लिकन आंदोलन और आम्बेडकरी आंदोलन ये एक सिक्के के 2 पहलू थे। अच्छा, आम्बेडकरी आंदोलन और रिपब्लिकन आंदोलन एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। मतलब स्टूडेंट फेडरेशन का आंदोलन और ये नहीं, रिपब्लिकन आंदोलन और आम्बेडकरी आंदोलन ये एक ही सिक्के के 2 पहलू माना जाते थे। अच्छा, दलित पैंथर के निर्माण के बाद में ये मनोधारणा किया गया कि ये रिपब्लिकन आंदोलन आम्बेडकरी आंदोलन का अंग नहीं है। आम्बेडकरी आंदोलन का अंग दलित पैंथर है। और फिर दलित पैंथर 1972 में निर्माण हुई और 1974 में खलाश हो गई। और फिर दलित पैंथर के लोग, जो रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने जो जुड़ाव का आंदोलन नहीं किया होगा, जो कांग्रेस वालों से उठबैठ नहीं किया होगा, जो लेन देन का जरिया नहीं किया, उससे ज़्यादा किया। एक तरफ एक आइडियल आपने ध्वस्त कर दिया
और दूसरी तरफ नया आइडियल खड़ा नहीं किया। अच्छा, यही बात बसपा ने किया आज के दौर में। उसके बाद के दौर में, यही बात दलित मुक्ति सेना ने किया, और फिर वो उन्होंने यू टर्न मार के फिर वो रिपब्लिकन आंदोलन के कर्णधार बने। इन्हीं लोगों ने रिपब्लिकन आंदोलन को ध्वस्त किया और इन्हीं लोगों ने अपने पार्टियों को वाइंड अप करके रिपब्लिकन पार्टी निर्माण किया। रामदास आठवले ने दलित पैंथर को वाइंड अप करके वो आज रिपब्लिकन पार्टी का सरताज बनाए। जोगेंद्र कवाड़े ये दलित मुक्ति सेना को वाइंड अप करके वो रिपब्लिकन पार्टी का कर्णधार बनाए। इन्हीं लोगों ने रिपब्लिकन आंदोलन को नाखून लगाया और इन्हीं लोगों ने रिपब्लिकन पार्टी के कर्णधार बनने की बात किया। ये पहले खलनायक है। इन लोगों के इतिहास में लिखते वक्त में इनको खलनायक के रूप में देखना चाहिए। इन लोगों ने रिपब्लिकन आंदोलन के जो भी उस वक्त में थे, लेकिन वो ना समझदार जरूर थे लेकिन बेईमान नहीं थे। वो थोड़े थोड़े मूर्ख जरूर थे लेकिन उतने लालची नहीं थे। वो शायद कम पढ़े लिखे थे लेकिन खुद के प्रसिद्धि के लिए मरने वाले नहीं थे। वो आंदोलन की वो जैसा भी हो, वो घर को तोड़ना नहीं था। वो टूटने के कारण जो आज स्थिति हो गई है, वो टूटने के कारण, मतलब ये जो पूरा बिखराव जो हम देखते हैं, हाँ, ये बिखराव उसके बाद का अंश है। उसके बाद का है ये जो बात, ये क्योंकि कैसा अच्छा, भी ये सारे नहीं बिखराव कैसा भी में- करे, देखिए जी। कैसा भी करिए, बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े ने एक एंटी कांग्रेस लेकर यहाँ पर अपनी नींव रखी थी। लोग उनके साथ में जुड़े थे, लोग उनके साथ में जुड़े थे। इस नागपुर शहर पर अंबेडकरी आंदोलन का राज था। अंबेडकरी वो तो- आंदोलन के बिना वो तो कोई हमने भी देखा है कि जब भी लोकसभा का इलेक्शन होता था तो पूरा ये वोट रिपब्लिकन पार्टी के पास जुड़ा हुआ होता था, और उसके बाद महानगर पालिका की जब इलेक्शंस होते थे तो महानगर पालिका रिपब्लिकन पार्टी के हाथ में हुआ करती थी। वही क्यों ना, नागपुर का ही क्यों, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नहीं यहाँ का ही क्यों, ये पूरा जो पूर्व विदर्भ था, जी हाँ, ये पूरा विदर्भ था, वहाँ पर छोटे छोटे कस्बे में रिपब्लिकन आंदोलन की ही सत्ता थी। नहीं, अब मुझे ये बताइए आप कि एक प्रोफेसर रंजीत मेश्राम जो कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से लेकर तो अब तक इस आंदोलन का हिस्सा बने रहे, ये इतना बिखराव, इतने टुकड़े, इसमें ये कलम जो अम्बेडकरवादी अस्मिता के साथ खड़ी रही, ये कलम ने उस वक्त क्या भूमिका निभाई और आज ये कलम क्या भूमिका निभा रही है? नहीं, क्या है कि पत्रकारिता का अंश जो राजकारण से जुड़ा है, जी, क्योंकि आपके पास दोनों भूमिकाएं रही। आप एक तो राजनीतिक क्षेत्र में एक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करते रहे और आप एक अम्बेडकरवादी जिम्मेदार पत्रकार के रूप में भी आप काम करते रहे, और दोनों भूमिकाएं आपके पास रही। अम्बेडकरी पत्रकार के नाते मैंने मेरी स्वयं की जिम्मेदारी इसका ज़्यादा वहन किया कि जो भी उस वक्त में जी, अम्बेडकरी आंदोलन से संबंधित छोटे हो या बड़े हो, उनको जिस अखबार से मैं काम करता था वहाँ उसका कुछ ना कुछ कैसा छपे, इसके लिए मैं बहुत परिश्रम करता था। मैं उस वक्त में कौन से पार्टी से जुड़ा हूँ या क्या, इस बात को मैं पूरा विस्मरण रहता था। उसका प्रतिबिंब लेकिन आपको- मन में वो जो अम्बेडकरवादी आंदोलन है वो तो ज़रूर रहता है। तो अम्बेडकरी आंदोलन का स्वरूप ही है ना कि विषमता के विरुद्ध का आंदोलन है। जी बिल्कुल। और विषमता के विरुद्ध के आंदोलन में अगर कोई मोर्चा निकलता है तो मोर्चा निकलने के पहले तैयारी कैसी होती है, मोर्चा निकलने के बाद में उसका दर्शन अखबार के माध्यम से कैसा हो, अपने लोगों में उत्साह कैसा निर्माण हो, इसका मैं पूरा भली भांति पूरी भूमिका निभाता था। जी। मैं अधिक से अधिक मुलाकात लेता था, अधिक से अधिक। मैं समझता हूँ मैं कांशीराम जी की करीब 4 बार मुलाकात छापा हूँ। मैंने बैरिस्टर साहब की कितने बार मुलाकात छापी होंगी।
मैंने छोटे मोटे जितने भी अंश होंगे, ये तो बड़े नेता हो गए, और ये सब करते वक्त में मेरे से किसका लगाव है और ना लगाव है, ये मेरे लिए कोई मायना नहीं रखता था। आज इस वो जो भावना, जिस भावना के साथ आपने पत्रकारिता को संजोया, आपको क्या लगता है कि इस भावना के साथ इस वक्त अम्बेडकरवादी पत्रकारिता कहाँ पर है? नहीं, आज की इसमें मतलब किस स्थिति में है, किस दौर में है? नहीं, आज के तरुण पत्रकार भी काफ़ी लगाव रखते हैं, लेकिन जो अखबार में उन लोग काम करते हैं जी, वो अखबार के मालिकों की, उनके संचालकों की जो मर्यादा उन पर आके गिरती है, जी जी, उसके जायज में रह के, उनके चौकोन में रख के उनको करना पड़ता, तो उनको भी समझना पड़ेगा। इसलिए वो करते नहीं, उनके मन में नहीं है ऐसा नहीं है, उनके मन में है। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जैसा आपने कहा कि आप ये काम कर पाते थे, आज थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आपको लगता है ऐसा कि मीडिया पर पूंजी हावी होती जा रही है? वो तो है, हुँ? वो तो है, लेकिन तो क्या पूंजी प्रभावित भी कर रही है? उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको राजेंद्र भाई दूंगा जी, कि धम्मचक्र प्रवर्तन को 25 साल हुए थे। अब 25 साल हुए थे तो मैं लोकमत के दर्डा जी को मैं रिक्वेस्ट किया और उसमें उनको बताया कि ये क्षण को हम, अब उसमें मेरा भी एक ये था कि अपनी बातें तो जाना चाहिए जी, तो वो 25 साल का है करके वो इतना अविस्मरणीय अंक निकला है। मैं उसका संपादक था वो अंक का, और वो 1956 के घटना का जो फोटोग्राफर था, वो फोटोग्राफर गांधी सागर के बाजू में एक कोपरे में एक सरदार जी की दुकान थी। अच्छा, और वही था, और उस वक्त में फोटोग्राफर ज़्यादा थे नहीं। तो मान्यवर सदानंद जी फुलझिले को मैं जब बोला तो एक तो बताते नहीं थे, बाद में उन्होंने बताया, और मैं वो सरदार जी की दुकान में गया। एक हफ्ता उन्होंने तो मेरे से ठीक से बात नहीं की। मेरे पत्रकारिता का सबसे अच्छा सुकून ये रहा कि लिसनिंग कैपेसिटी मेरी बहुत थी, मैं किसी का भी बहुत शांति से सुनता था, वो थकने तक। अच्छा, बोलने वाला या बताने वाला थकने तक मैं सुनता था। उसने एक हफ्ता तो मुझे नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत प्यार से, और जो उन्होंने खजीना दिया था जी, वो सरदार जी ने, ये अपने उत्तर नागपुर के गुरु नानकपुरे में ही वो रहते थे, और वो खजीना जब मैं छापा तो उस वक्त में मेरे नाम से महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री बैरिस्टर AR अंतुले, उनका प्रशंसा पत्र आया था कि इतना अच्छा विशेषांक। तो ये अम्बेडकरी पत्रकारिता करते वक्त में मैंने मेरे मालक का सेल तो बढ़ाया, जिस अखबार में मैं काम करता हूँ वो तो मैंने किया ही किया, लेकिन ये अम्बेडकरी आंदोलन से संबंधित दीक्षा भूमि के 25 साल का प्रसंग लेके वो भी मैं क्षण में कर दिया। मैंने उनका भी काम किया, जिस संस्था में मैं काम करता हूँ उनका भी, और अम्बेडकरी आंदोलन को भी किया। जब सुरेश ससाई आए थे, सुरेश ससाई को उस वक्त में संडे मैगजीन थी साहित्य जत्रा, साहित्य जत्रा की कवर स्टोरी बनाया था जी, मैंने। अफलातून आदमी लिखा था, अफलातून आदमी लिखा था तो उस वक्त में अब्दुल्ला रामदास जो शख्स नागपुर में रहने वाला, इंदौरा का रहवासी, जिसने महात्मा गांधी के लड़के को मुस्लिम धर्म की दीक्षा दिया, वो शख्स जो ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष बना, अब्दुल्ला रामदास, जिसके स्वागताध्यक्ष बैरिस्टर जीना थे। तो ये आंदोलन से संबंधित बातें और जितनी भी समस्याएं होती थी वो तो करता ही करता था। पहले मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ही जब अंबाझरी गार्डन में धम्म परिषद हुई थी, उसका ही वृत्तांकन किया था स्टार्टिंग में अभी पहले। अच्छा, मुझे ये धम्म परिषद की बात आई, मुझे एक बात बताइए सर, आपको क्या लगता है कि
जिस बिखराव से आप भी चिंतित हैं, जिस बिखराव से पूरा अम्बेडकरवादी आंदोलन चिंतित है, आपको क्या लगता है कि जिस मूल बात को, मतलब जिसे हम कहते हैं कि प्रशिक्षण की व्यवस्था या फिर जैसे सेमिनरीज़ की व्यवस्था या फिर अपने मिशन को संभालने के लिए जो शिक्षित प्रशिक्षित लोग होते हैं, ये लोग अम्बेडकरवादी आंदोलन में नहीं आने के कारण भी इसका कुछ बिखराव हुआ या फिर इसमें कुछ ये खामियां आई, ऐसा आपको लगता है? देखो, आपने बहुत ही काम की चीज़ पूछी। जिस स्थिति से भारतीय समाज जा रहा है, जी वो स्थिति का पूर्ण अवलोकन होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, पार्टली नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल। और पार्टली जब सोचे, एक ही अंक से सोचे, तो उसका निदान नहीं मिलेगा। और ये अगर सोचना है तो हमें अम्बेडकरी आंदोलन को टोटलिटी में सोचना चाहिए। और Right. टोटलिटी में सोचते वक्त में एक ही अंग लेंगे या प्रासंगिकता को ज़्यादा महत्व देंगे तो ये आंदोलन की भली भांति हम न्याय कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो आपके सवाल का जो मर्म है, जी घड़ी घड़ी आज की पीढ़ी ये बिखराव है, ये टूट फूट है, सारे अलग हो गए हैं, और ऐसा बोल के वो क्या करता है, दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, दूसरी विचारधारा ज्वाइन करता है। उसके दिमाग में क्या है कि राजकीय पार्टी का आंदोलन कुछ प्राप्ति के लिए होता है, या अम्बेडकरी आंदोलन ये आमदार खासदार बनाने के ही लिया है। ये जो उनके दिमाग में ये जो अब इसको क्या कौन सा शब्द कहेंगे कि ये जो संस्कार उनके दिमाग में है, जी अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पीढ़ी है, आपकी आने वाली पीढ़ी, इन लोगों ने दो चीज़ में इस बात को सोचना चाहिए, ये बौद्धों का आंदोलन है या दलितों का आंदोलन है। ये डिसाइड हो जाना चाहिए। ये डिसाइड होना चाहिए। अब इसमें भावुकता लाने की गरज नहीं है। ये बौद्धों का आंदोलन है, दलितों का आंदोलन है, ये बहुजनों का आंदोलन है, ये आइडेंटिफाई होना चाहिए। आप इसको कैसा परिभाषित करेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर को अगर हम अपना प्रेरणा पुरुष मानते हैं तो बाबा साहब की इच्छा थी ये बौद्धों का आंदोलन बने। जी बाबा साहब की इच्छा थी ये बौद्धों का आंदोलन बने, लेकिन बाबा साहब ने दलितों का आंदोलन बना के बौद्धों के आंदोलन तक के लाया। दलितों का आंदोलन छोड़े, ये ऐसी उनकी इच्छा नहीं थी। उन्होंने 36 साल का कष्ट करके दलित ये शब्द को आइडेंटिटी दिया था। महात्मा गांधी को बोलते थे कि सी मिस्टर गांधी, आप मेरे आंदोलन को, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, आप किसी भी हिस्से के हिस्सेदार नहीं हो सकते, आप हिंदू का एक अंग हो, आपका आंदोलन ये हिंदुओं का आंदोलन है, आपने उस सोच से सोचना चाहिए। बाबा साहब ने अपने पूरे जिंदगी को न्यौछावर करके दलित वर्ग को अलग करके दलितों के आंदोलन को एक आइडेंटिटी दिया, एक स्वरूप दिया। तब उन्होंने उसको डिप्रेस क्लास का आंदोलन कहा। नहीं, हाँ उनका कहना ही था कि ये दलितों का आंदोलन है। अच्छा। डिप्रेस क्लास हो तो उनकी डेफिनेशन थी, वो शेड्यूल कास्ट करके ही उन्होंने कहते थे, लेकिन उसमें ट्राइब वगैरह सब आए। अच्छा। वो दलितों का आंदोलन, उनकी इच्छा थी कि मैं देश के सारे दलितों को बौद्ध करूँगा और ये इस देश का बंटवारा हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध इन 3 घटकों में होगा। अच्छा, फिर ये बहुजन वाली जो बात आप कह रहे थे, तो बहुजनवादी बात तो वो तो उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए कहा था। अच्छा, आइडेंटिफाई उन्होंने दलित आइडेंटिटी किया था। गांधी जी से लड़ाई उनकी दलित आइडेंटिटी के लिए चली थी और दलित आइडेंटिटी उन्होंने प्राप्त किया था। सारे दलित एक हुए थे,
यन शिवराज अगर मालूम क्या साउथ का दलित है तो वो महसूस करता है कि यस आई एम दलित। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके भरोसे इस आंदोलन को जीता जाएगा? हाँ, नहीं जीता जाएगा, कम से कम वो हिस्सेदारी का एक अंश बन सकता था। वो हिस्सेदारी का छोटा बोलो या बड़ा बोलो दूसरे को रोक सकता था, किसी को भी बहुमत से बाजू कर सकता था, किसी को भी कोई भी बात कहने के पहले उसको उनकी बात सुनना पड़ेगा ये मजबूर कर सकता था। लेकिन अब तो ये संगठन बना ही नहीं रहा। क्यों? तो इस संगठन को क्या? नहीं, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि पहले ये दलितों का आंदोलन है कि बौद्धों का आंदोलन है। तो अभी लोग क्या करते हैं, आज की पीढ़ी में क्या है लोगों का, वो उनकी सोच गलत नहीं है। उनका कहना है कि बौद्धों का आंदोलन बने, और फिर जब बौद्धों का आंदोलन बने तो फिर बौद्ध इस देश में आइडेंटिफाई करे तो कितने हैं। बौद्ध होना आज एक जीवन प्रक्रिया की अनुभूति हो सकती है। बौद्ध होना हिंदू जीवन से अलग होके मैं गृह में और घर में या व्यक्ति के जीवन में मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे पॉलिटिकल लड़ाई लड़ना है, और पॉलिटिकल लड़ाई अगर ये बैलेट बॉक्स से संबंधित है, पॉलिटिकल लड़ाई अगर ये विषमता अंत की लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई अगर ये सत्ता प्राप्ति का एक चढ़ाई का मार्ग है, जी जी, तो जीवन की चढ़ाई तो मैंने तो एक हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध दर्शन पाके मैं अपने जीवन में एक मुक्ति का आनंद तो ले रहा हूँ, लेकिन मेरे को एक सत्ता की इस दालन में पहुँचना है और विषमता अंत की लड़ाई लड़ना है। ये लड़ना अगर करना है तो मेरी मेंटलाइजेशन में, मेरी पॉलिटिकलाइजेशन में इस देश के दलितों को उनका राजकीयकरण, उनका मानसिकीकरण, ये दोनों चीज़ें, और बिना मानसिकीकरण से ये परिवर्तन हो नहीं सकता। तो उसका माध्यम क्या हो सकता है आपको लगता है? तो दलितों को संगठित करना पड़ेगा। नहीं, कैसे? दलितों को संगठित करना पड़ेगा। दलितों को, फिर वो किसी भी जाति से संबंधित हो। नहीं, उसका आधार कैसा होगा उनको? अब उसका आधार रिपब्लिकन पार्टी है, और रिपब्लिकन पार्टी के लोगों को, रिपब्लिकन पार्टी के तत्व को, आज के तरुण पीढ़ी को वो जो एक शरीर में कांटे पड़े जैसे करते कि रिपब्लिकन नाम लिए बराबर उनको ऐसा लगता है कि, तो वो स्थिति बदलेगी कैसे, आपको क्या लगता है? नहीं, उनको सामने ये निराशा पहले झटकना पड़ेगा। अच्छा, और अच्छा, इसमें नहीं, और दलित शब्द से नहीं, ऐसी बात क्या है राजेंद्र भाई, हाँ, कि दलित शब्द से अभी घृणा करते लोग। मैं स्वयं में दलित शब्द से बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं है जी। हिंदू और हिंदुत्व, ये दो धारणाओं को अगर लुढ़काना है तो दलित आइडेंटिटी और ओबीसी आइडेंटिटी, ओबीसी आइडेंटिटी जो ओबीसी घटक में है, उनकी आइडेंटिटी जिंदा कैसी रहे, ये बहुत शांति से समझाना पड़ेगा। हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू शब्द के खिलाफ घड़ी घड़ी बोल के ओबीसी आइडेंटिटी को नहीं होने देना, हमने बहुत शांति से सार्वत्रिक चर्चा न करते वक्त हुए ओबीसी आइडेंटिटी और दलित आइडेंटिटी, वो दोनों को फिर वो आरक्षण के माध्यम से। अच्छा, इस काम में मुझे बताइए सर कि जो 14 अक्टूबर 1956 की जो धम्म क्रांति है, हाँ, ये धम्म क्रांति इसमें कितनी सहायता दे सकती है? वो नहीं, देखो, धम्म क्रांति क्या, वो उनका सपना था। अच्छा, कि सारे दलित बौद्ध होंगे। हाँ हाँ, और बौद्ध होने के बाद में जैसे मुस्लिम वर्ग एक होता है जी, वैसा दलित वर्ग बौद्ध करके एक होगा, लेकिन वो नहीं हो पाया है, और बाद के आने वाले लोगों ने वो नहीं कर सके। उनमें इतना मर्यादा है कि अभी मुश्किल दिखता है सब। तो बौद्ध जीवन पद्धति को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर क्या लोग इन चीज़ों को पा सकते हैं? नहीं, वो बौद्ध बन के तो उन लोग पा ही रहे हैं जो नहीं, बौद्ध जिस संगठन की, और मैं बोल रहा हूँ सत्ता की लड़ाई की बात, मैं अम्बेडकरी आंदोलन की बात। सत्ता की लड़ाई और अम्बेडकरवादी आंदोलन जो है, इसमें ये धम्म क्रांति कुछ सहायता कर सकती है? क्यों नहीं करेगी? लेकिन जो बौद्ध नहीं बना जी, और वो दलित है जी, वो दलित है और बौद्ध नहीं बना, तो वो दलित अम्बेडकरी आंदोलन का हिस्सा नहीं होगा, ये जो हमारी धारणा है।
तेरे को अगर अम्बेडकरी आंदोलन का हिस्सा होना है तो तेरे को बौद्ध बनना पड़ेगा। ये जो हमारा आग्रह है, आपको अम्बेडकर का नाम लेने का हक नहीं है क्योंकि आप बौद्ध नहीं है। आपको आग्रह छोड़ना होगा। ये आग्रह थोड़ा सा छोड़ने के बजाय उसका अनुल्लेख करना पड़ेगा और उसको धीरे धीरे हम बौद्ध करा सकते। ये जबरदस्ती का मामला नहीं है, ये प्रक्रिया है, ये मन परिवर्तन की प्रक्रिया। हाँ, ये मन परिवर्तन की प्रक्रिया है। और एक बार वो अम्बेडकरी आंदोलन से जुड़ा, आज दलित होकर भी अगर जुड़ता है तो वो शायद एक दिन तो फिर वो बौद्ध, समानतावादी आंदोलन का हिस्सा बन हाँ, ही जाए। और वो एक दिन शायद बौद्ध धर्म में परावर्तित हो जाएगा। सर, अब हमारा ये वक्त जा रहा है, एक अंतिम टिप्पणी मैं आपसे लेना चाहूँगा, एक अम्बेडकरवादी पत्रकार की भी दृष्टि से और अम्बेडकरवादी आंदोलन के पूरे समीक्षक की भी दृष्टि से, क्योंकि इसका समीक्षण भी आपने बहुत बेहतर किया है। बहुत कम शब्दों में आप इस दौर की बात को क्या कहेंगे, उस दौर से जोड़ते हुए अम्बेडकरवादी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में? नहीं, ये क्या है, नए जन्म की परिस्थिति है, कुछ तो भी नया होने वाला है। क्या बात मैं इसको एक अच्छी गर्भधारणा का रूप तो बहुत पीड़ा का है, ये प्रसव पीड़ा है जी। ये प्रसव पीड़ा से अच्छा ही कुछ निकलेगा। क्या बात है, क्या जिस रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना सही दर्शन दे दिया जो छुपा था। 65 साल में 1925 में उसकी स्थापना हुई। उनको जैसा लगता है कि हमने इनको मार दिया, हमें ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इन्होंने अपना दर्शन दे दिया, एक्सपोज हो गए हैं। अब हमें हमारे लोगों को समझाने को कठिनाइयाँ नहीं जाएगी। जो लोग वहाँ पर फंस रहे हैं, जो उनके आरक्षित जगह पर जाके चुनाव लड़ाते, जो उनके वरांडे में जाके, उनके वाड़े में जाके उनके लाभार्थी बनते, जो उनको प्रणाम करके जो पाते, वो अब दिन रात शर्म की महसूस कर रहे हैं। ये हमारा काम सुलभ हो गया। ये प्रसव पीड़ा है। मैं जिंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा ये कोई कीमती नहीं है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के सामने सवाल लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरा खुला हो गया है। ये हमारे लिए बहुत अच्छे प्रारंभ का प्रारंभ है। पर्दा उठ गया है, अब चीज़ें स्पष्ट हो गई है और आंदोलन भी सीधा हो गया है। यानी कि अब बातें पर्दे में छुपी नहीं है और बड़ी ही बेबाक लेखनी जिनकी रही है, बेबाक कलम जिनकी रही है और मुद्दों की समझ, मतलब वो चाहे जिस तरह का मुद्दा हो, लेकिन उसको बड़े ही बेबाकी से जिन्होंने हम सब के सामने उघाड़ कर रखा है, मैं उन्हीं के साथ आपको मुखातिब करवा रहा था। प्रोफेसर रंजीत मेश्राम सर, वक्त की कमी के कारण यहाँ पर रुकते हैं। ये कार्यक्रम है अम्बेडकरवादी आंदोलन, उस दौर से इस दौर तक। सर, आप हमारे साथ आए और इस दौर की बातचीत आपने हमारे साथ की। इस अच्छी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। मित्रों, बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।